नमस्कार दोस्तों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि एमपीपीएससी प्री 2025 का जो शेड्यूल है वो 16 फरवरी को है। तो उसी को टारगेट पे रखते हुए हम हर यूनिट से संबंधित आपके लिए एमसीक्यू की सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है अभी वर्तमान में फ़िलहाल यूनिट 10। तो यूनिट 10 में अपन आज पढ़ेंगे भील, गोंड, कोल। इसकी पार्ट 2 की बात करेंगे क्योंकि पार्ट 1 कल पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका पुजारा, दूसरा है गमेती, तीसरा है कोटवार, चौथा है तड़वी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है भील जनजाति में। तो आपका सही आंसर होगा गमेती। ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? गमेती, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? गांव का मुखिया। आइए और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो धार्मिक संस्कार करवाने वाले क्या बोलते हैं? धार्मिक संस्कार कराने वाले क्या बोलते हैं? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, आप लोगों को पता हो तो। भोपा बोला जाता है, ठीक है। मैदानों में रहने वाले को क्या बोला जाता है? किसको? मैदानों में रहने वाले को जल्दी से बताइए क्या बोला जाता है? बागड़ी बोला जाता है, ठीक है। ऊंची पहाड़ियों में रहने वाले को क्या बोला जाता है? ऊंची पहाड़ी में निवास। जो ऊंची पहाड़ी में निवास करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे पालवी बोला जाता है। और जो मार्गदर्शन करते हैं उसे क्या बोला जाता है? जैसे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन। इसको कमेंट करके बता दीजिए कि मार्गदर्शन करने वाले को क्या बोला जाता है? तो बोलावा बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्या क्या तथ्य देख लिए। हमारा प्रश्न था भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? गमेती, या फिर गांव के मुखिया को गमेती बोला जाता है। धार्मिक संस्कार कराने वाले को भोपा कहा जाता है। मैदानों में रहने वाले को बागड़ी कहा जाता है। ऊंची पहाड़ी में निवास करने वाले को पालवी कहा जाता है। और जो मार्गदर्शन करता है उसे क्या बोला जाता है? बुलावा कहा जाता है। और निवास स्थल को क्या बोला जाता है? यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। निवास स्थल, इसको क्या बोला जाता है? जल्दी से बता दीजिए। फाल्या बोला जाता है, ठीक है। गांव को क्या बोला जाता है? पाल बोला जाता है। और मकान को क्या बोला जाता है? को कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको जानने को मिल गए। क्वेश्चन तो एक थे, लेकिन देखिए आपने फैक्ट कितने पढ़ लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भीलों को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है आपका भीली, दूसरा है तड़वी, तीसरा है मदवी, चौथा है पटेलिया। कमेंट करके बताइए आप लोग कि क्या बोला जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तड़वी, ठीक है। इस्लाम ग्रहण करने वाले क्या बोलते हैं? तड़वी बोलते हैं। और देख लेते हैं क्या क्या इसके उपनाम है, थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पटेल को क्या बोलते हैं? देखते हैं। पटेल गांव का सर्वोच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। किसे बोलते हैं? पटेल को बोलते हैं। तड़वी जो इस्लाम धर्म ग्रहण करने हैं इसके तड़वी। और एक और इसे किसका काम क्या रहता है? एक और तड़वी बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है?
जो पटेल का सहायक होता है। दाहल की बात करें, दाहल किसे बोलते हैं? दाहल की बात, दाहल वयोवृद्ध, मतलब जो उम्र दराज होते हैं उसे वयोवृद्ध बोला जाता है। और बात कर लेते हैं कोटवार। कोटवार क्या होता है? गांव का संदेशवाहक होता है। गांव का क्या होता है? संदेशवाहक होता है। और गांव का चौकीदार होता है। गांव का चौकीदार भी होता है। कौन होता है? कोटवार होता है। पुजारा क्या होता है? गांव का पुरोहित। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं रहता है। पुजारा गांव का पुरोहित। तो क्या क्या देख लिए? सर्वोच्च अधिकारी देख लिए कौन होता है, वयोवृद्ध कौन होता है ये देख लिए, संदेशवाहक कौन होता है, चौकीदार कौन होता है, और गांव का पुरोहित कौन है। ये सब अपन ने इसके बारे में देख लिए। तो भील जनजाति से संबंधित कई सारे तथ्य अपन को पता चल गए। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भीलों में मनाया जाने वाला भगोरिया पर्व 3 भागों में मनाया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। वो कौन कौन से हैं? मतलब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला, नवड़ी दोहा गोल गधेरो। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दोहा दिवासा नवड़ी। ऑप्शन सी, गुलालिया गोल गधेरो उजाड़िया। ऑप्शन डी, उजाड़िया दोहा दिवासा। कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा गुलालिया गोल गधेरो उजाड़िया। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। ये ज़्यादातर ये कितने दिवसीय होते हैं? 7 दिवसीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने दिवसीय होते हैं? 7 दिवसीय। भगोरिया पर्व, इसको जो देख लेते हैं, इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व घोषित किया गया। आगे देखते हैं इसमें, ये होली के 1 सप्ताह पूर्व मनाया जाता है। ठीक है, होली के 1 सप्ताह पूर्व मनाया जाता है। मास देख लेते हैं, कौन से मास में? फागुन मास में। तीन चरण तो आपको पता ही है, गुलालिया गोल गधेरो उजाड़िया, ये 3 चरणों में होता है। 7 दिवसीय होता है। क्षेत्र पूछ लिए, ये कितने स्थानों में होता है ये देख लेते हैं। तो ये मालवा के 20 स्थानों में होता है। तो आपसे अब भगोरिया पर्व से कुछ भी संबंधित तथ्य पूछेगा तो आपको भूलेंगे ही नहीं, आपसे सब बनेगा। ये भी पूछेगा। एक और देख लीजिए इसमें, भगोरिया पर्व के पूर्व 1 सप्ताह पूर्व, 1 सप्ताह की बात करते हैं तो 1 सप्ताह से पूर्व पूछेगा। पूर्व कौन सा वो मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है तो ये बता दीजिए। त्योहारिया हाट। ठीक है, ये 1 हफ्ते पूर्व मनाया जाता है। 1 हफ्ते पश्चात कौन सा मनाया जाता है? उजाड़िया हाट, जो कि आपका ये उजाड़िया है। गुलालिया गोल गधेरो और उजाड़िया। आगे प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक साइड आपका दिया है नृत्य व गान और दूसरी साइड दिया है प्रमुख अवसर। मतलब कौन सा नृत्य या फिर कौन सा गीत किस अवसर पर गाया जाता है, देखते हैं। पहला है गरबा श्रावण मास नवरात्रि, बीरवालिया दीपावली पर, गहर
भगोरिया हाथ में, दोहिया होली पर। पहला ऑप्शन है 1 3 4 2, 2 1 4 3, 2 1 3 4, 1 2 3 4। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है आपका आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो आइए देखते हैं गरबी। गरबी किस समय मनाया जाता है? तो गरबा किस समय खेलते हैं दोस्तों? दीपावली में। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया? दूसरा। अब चेक करते हैं कि पहले का दूसरा किस किस ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन में है नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में है, तीसरे में भी है, तो यह भी अपने सस्पेंस में। अगला देते, चौथे में भी नहीं है, तो अपन की दो आंसर तो क्या हो गए? गलत हो गए। अब आगे देखते हैं बीरवाल्या। तो बीरवाल्या कब गाया जाता है? तो श्रावण मास के नवरात्रि में। तो अब दो देखते हैं दूसरे का पहला, तो दोनों में है, मतलब अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तीसरा गहर। गहर कब मनाया जाता है? तो ये होली में पर। कब? होली पर। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। 3 पे नहीं है, मतलब अपना सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो अब देख लीजिए गरबी कब होता है? दीपावली में। बीरवाल्या श्रावण मास या नवरात्रि में। गहर होली में। और दोहिया भगोरिया हाथ में। पता चल गया? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। भीलों में जवाई पर्व के अवसर पर पिथौरा भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। पिथौरा कलाकार को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। लखिंदर, दूसरा ऑप्शन पुजारा, तीसरा ऑप्शन पटेल, चौथा ऑप्शन कोटवार। जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आप कई चीज़ों के बारे में आपको पता है कि किसको क्या बोला जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा लखिंदर। जी हाँ, पिथौरी भित्ति चित्र को लखिंदर बोला जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ प्रसिद्ध है। अलीराजपुर, जोवत में ज्यादातर प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कल्पनाओं और भावनाओं का दर्पण माना जाता है। इससे संबंधित प्रमुख कलाकार की बात कर लेते हैं। प्रमुख कलाकार, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कौन से कलाकार किस जनजाति से संबंधित हैं या फिर किस से संबंधित है, मतलब किस जनजाति से, किस, जैसे इसमें पिथौरा भित्ति से कौन संबंधित है, ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमा फाल्या की। पेमा फाल्या, इनका संबंध कहाँ से है? झाबुआ अलीराजपुर। इनको सम्मान कौन कौन से प्राप्त हुए तो ये भी देख लेते हैं। 1986 में मिला है शिखर सम्मान। और 2017 में क्या उनसे सम्मान मिला है? जल्दी से बता दीजिए। तुलसी सम्मान। आगे बात करेंगे भूरीबाई की। इनका संबंध कहाँ से है तो बता दीजिए। इनका संबंध भी झाबुआ से है। इनको कौन से अवार्ड मिले हैं? 2021 में पद्मश्री से सम्मानित। ठीक है, क्या क्या देख लिए। लखिंदर कौन सा है? भित्ति चित्र में होते हैं। ये कहाँ प्रसिद्ध है? अलीराजपुर के जोवत में प्रसिद्ध है।
यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कल्पनाओं और भावनाओं का दर्पण माना जाता है। प्रमुख कलाकार की बात करें, क्या क्या है प्रमुख कलाकार हैं यहाँ? पेमा फाल्या हैं और भूरीबाई हैं। पेमा फाल्या का संबंध कहाँ है? झाबुआ राजपुर से। उनको 1986 में शिखर सम्मान और 2017 में तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ, जबकि भूरीबाई का संबंध झाबुआ से, जिन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भीलों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। मध्य प्रदेश में भीलों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.7% है। भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता कहा जाता है। भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता राजापंथा है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है? केवल फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन केवल 2 और तीसरा ऑप्शन केवल 1 और 2। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। पूछा क्या है? सत्य कथन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। किसको? भीलों को पूछा है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए भीलों का क्या होगा। देखते हैं। 37.7 नहीं है इसकी, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मतलब मध्य प्रदेश में भीलों की कुल जनसंख्या का 37.7%, तो ये नहीं है। भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को क्या बोलते हैं? झूम कृषि क्या बोलते हैं? चिमाता बोलते हैं। अभी पढ़े थे इसको। भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता क्या है? राजापंथा है, ये भी पढ़े थे। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही आंसर। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है? पिथौरा भित्ति के बारे में बात कर चुके थे। पहला ऑप्शन घोड़ा, दूसरा हाथी, तीसरा मोर, चौथा ऑप्शन गाय है। जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा घोड़े का चित्र बनाया जाता है पिथौरा चित्र में। ये भी कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये तो झाबुआ में प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता ही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नंदना प्रिंटिंग प्रेस किस जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन कोरकू, दूसरा भील, तीसरा हलवा, चौथा बैगा। जल्दी से बताइए नंदना प्रिंट किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? नंदना प्रिंट किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। ये कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये देख लेते हैं। नीमच के तारापुर में, नीमच के तारापुर में प्रचलित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है? सिंदूरी पूछा है। एक प्रकार का त्योहार, दूसरा ऑप्शन एक प्रकार की साड़ी, तीसरा ऑप्शन एक प्रकार का भोजन, चौथा ऑप्शन एक प्रकार की जाति। जल्दी से बताइए क्या है सिंदूरी एक? तो सिंदूरी एक प्रकार की क्या है? साड़ी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुरुवा क्या है? मुरुवा पहला ऑप्शन है मृतक पूर्वजों का निमंत्रण देने की भाषा, दूसरा ऑप्शन दामाद से प्रथम बार बात करने की भाषा, तीसरा ऑप्शन नवजात बच्चे से बात करने की भाषा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या है? तो क्या है आपका आंसर? मृतक पूर्वजों को निमंत्रण देने की भाषा है पूर्वा। अगला
अगला प्रश्न देखते हैं, चैत उत्सव मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन गोंड, दूसरा भील, तीसरा ऑप्शन बैगा, चौथा ऑप्शन कोरकू। किस जनजाति से संबंधित है चैत उत्सव? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? गोंड जनजाति से संबंधित है। और पर्व इनके बारे में देख लेते हैं, और कौन कौन से उत्सव या पर्व मनाए जाते हैं गोंड जनजाति में। तो पहला हो गया मड़ई। मड़ई बनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है किसका? गोंडों का। आगे और बात करते हैं, और ये कहाँ मनाया जाता है ये भी देख लीजिए, मंडला और डिंडौरी में। दूसरा पर्व है लारू का। तीसरा देख लेते हैं नवाखानी। पेपर में पूछ सकता है कौन सा पर्व किससे संबंधित है? छेरता, मेघनाथ, ये सब पर्व किससे संबंधित है? गोंडों से संबंधित है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ठाकुर देव, तीसरा ऑप्शन दूल्हा देव, चौथा ऑप्शन ये सभी। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता के बारे में पूछा है, जल्दी से बताइए कौन से संबंधित है गोंड जनजाति के प्रमुख देवता से? जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए कौन किससे संबंधित है। तो देखते हैं, बूढ़ा देव भी गोंडों से संबंधित है, ठाकुर देव भी गोंडों से संबंधित हैं, और आपके दूल्हा देव भी गोंडों से संबंधित हैं। मतलब आपके तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट है। देखते हैं बूढ़ा देव क्या काम करते हैं। बूढ़ा देव का संबंध किससे है गोंडों में? ये मेरे को याद नहीं है दोस्तों, बाकी जो याद है मैं बता रहा। ठाकुर देव, ठाकुर देव का जहाँ तक संबंध है ग्राम देवता से, ठाकुर देव का ग्राम देवता से संबंधित है। दूल्हा देव का संबंध है, ये मुख्य देवता हैं, मुख्य देवता हैं। ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं। नारायण देव की बात करें, नारायण देव तो ये घर के दहलीज में रहते हैं। घर के दहलीज पर कौन रहते हैं? दूल्हा देव। नागेश्वर देव, नागेश्वर देव किसकी करते हैं? नाग की पूजा, नाग या सर्प की पूजा किया जाता है इस पे। बूढ़ी माई देख लेते हैं। बूढ़ी माई क्या होती है? बड़ी चेचक की मारती होते, बड़ी चेचक की देवी। ये पढ़ लिए इसके बारे में। और एक होते हैं बड़ा देव, बड़ा देव। कमेंट करिए बड़ा देव का संबंध किससे है? तो ये इनके व्यापक देव होते हैं, व्यापक देव। साथ में इसकी तुलना किससे करते हैं? तो भगवान शंकर से इनकी तुलना करते हैं, शंकर से। तो आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता बड़ा देव, मतलब जो गोंड जनजाति के देवता बड़ा देव हैं उनका संबंध किस देवता से है? या फिर ये पूछ सकता है कि भगवान शंकर का संबंध गोंड जनजाति के किस देवता से है? तो आपका किसी भी कंडीशन में पूछे कुछ भी घुमा फिरा के, तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ा देव से संबंधित है भगवान शंकर का संबंध। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की बात करें। देवगुड़ी के आधार पर गोंडों के गोत्रों की संख्या कितनी है?
पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 62, चौथा ऑप्शन 51। जल्दी से बताइए कितने हैं। तो आपके सही आंसर कितने हैं? 62। ठीक है, गोंडों के गोत्र कितने हैं? 62। ये देवगुड़ी के अनुसार। और देख लेते हैं किसके अनुसार कितने हैं। तो राजगोंडों के अनुसार कितने गोत्र हैं? 18 गोत्र हैं। आगे बात करें देवोपासना, इसके आधार पर 7 गोत्र हैं। एक आध का नाम जान लेते हैं क्या क्या आएगा इसके अंदर। तो पराती, बसूला, पास, कुसिया, कुल्हाड़ी, खुशी, और एक का नाम याद नहीं आ रहा। ये कितने हैं इसके अंदर का? देवोपासन के 7 गोत्र हैं। और इससे संबंधित और कई सारे गोत्र हैं, जैसे मरकाम, तेकाम, नेताम, इरपाची। ये सब यहाँ पे समझ में आया। काम, ताम, ताम, ये सब किससे संबंधित हो जाते हैं? गोंडों से संबंधित हो जाते हैं। तो ये सारे क्या पढ़ लिया अपन ने? गोंडों के गोत्र के बारे में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोंडों के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? लिखई, देवान, मुकद्दम, भोई। जल्दी से बताइए क्या बोला जाता है गोंडों के मुखिया को। तो आपका सही आंसर क्या होगा? भोई। गोंडों के पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति में अंतिम संस्कार के समय कौन सा मृत्यु गान गाया जाता है? अंतिम संस्कार में मृत्यु गान, पहला है नवाखान गान, दूसरा ऑप्शन है पाटो गान, तीसरा ऑप्शन है राहुल पाटा, चौथा ऑप्शन है मंडवा तरपौनी ज्ञान। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो आपका सही आंसर होगा खाहुल पाटा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोंड जनजाति देखते हैं। गोंड जनजाति में सैला नृत्य किया जाता है, किस के उपलक्ष्य में किया जाता है? फसल पकने पर केवल स्त्रियों द्वारा, फसल पकने पर केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, विवाह पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा। जल्दी से बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यह केवल पुरुषों द्वारा सैला नृत्य किया जाता है। आइए बात करते हैं और कौन कौन से नृत्य होते हैं गोंड में। तो सबसे सर्वप्रमुख नृत्य तो है कर्मा नृत्य। इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। कर्मा नृत्य के बारे में, एक गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। क्या लिख देते हैं? प्रमुख नृत्य। आगे बात करते हैं, यह स्त्री प्रधान है। जैसे अभी पुरुष प्रधान की बात कर लिए, केवल पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया गया? सैला नृत्य। उसी प्रकार कर्मा नृत्य क्या है? स्त्री प्रधान है। यह विश्व की प्रथम लोक नृत्य, विश्व का प्रथम लोक नृत्य।
और बात करें तो इसे 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया था। और अन्य नृत्य की बात करें, भड़ौनी, बिरहा, सजनी और सुआ, ये सब क्या है, गोंडों से संबंधित नृत्य हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे आप कर्मा नृत्य के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए, गोंडों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पहला बारी, दूसरा फसलाई, तीसरा धुली, चौथा तियारी। तो आपका सही आंसर होगा क्या? बारी। गोंडों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या बोला जाता है? बारी बोला जाता है। और किसको क्या बोला जाता है तो ये देख लेते हैं। बैगा द्वारा की जाने वाले क्या बोलते हैं? बैगा जिसे कहते हैं तो उसे बेवार या पोंडू। भारिया द्वारा दाहिया। और भील द्वारा अभी पढ़ चुके हैं क्या? चिमाता। कि चारों एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, गोंड लोग पहेलियों को किस नाम से पुकारते हैं? किसे? पहेलियों को। पहला ऑप्शन है सियारी, दूसरा ऑप्शन है उन्हारी, तीसरा ऑप्शन है धंधा, चौथा ऑप्शन है धुली। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या पुकारते हैं। तो आपका सही आंसर होगा धंधा। धंधा को वो लोग पहेलियों में पुकारते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गोंड जनजाति की उपजाति है? गोंड की उपजाति पूछे। पहला ऑप्शन नरोटिया, दूसरा ऑप्शन अगरिया, तीसरा ऑप्शन बिछवा, चौथा ऑप्शन भिलाला। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अगरिया। अब गोंड की दो उपजाति हैं। उपजाति दो प्रकार से हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। देखते हैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। एक तो हो जाएगा आपका व्यवसाय के आधार पर, किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। और एक हो जाएगा आपका निवास के स्थान पर, निवास के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं अगरिया की। तो ये किसका काम करते हैं? लोहे का काम करता है। दूसरा बात करते हैं प्रधान की। ये पंडिताई, पंडिताई का कार्य करते हैं। तीसरा बात करेंगे ओझा, ये तांत्रिक, गुनिया जिसे बोलते हैं, तांत्रिक का कार्य करता है। चौथा बात करेंगे आप सोलाहस, ये बढ़ाई का काम करता है। अगला बात करेंगे कोयला भूटिया, कोयला भूटिस, ये किसका काम करता है? नाचने गाने का। ये तो हमारे हो गए 5, किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। निवास के स्थान पर होता है एक राजगौड़, एक धुरगौड़ और एक मारिया। तो ज्यादातर दो ही जरूरी हैं जो जानते हैं, राजगौड़ और धुरगौड़। पेपर में दोनों के बारे में पूछेंगे, इसलिए दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो राजगौड़ जो भूस्वामी होता है, नाम से ही लिखा है राज, मतलब राजा से संबंध। धुर मतलब छोटा मोटा, मतलब साधारण। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, कुलों से संबंधित संस्कारों पर चर्चा कीजिए। शिशु जन्म की 12वें दिन सत्यनारायण की कथा होती है। दूसरा, शिशु के 3 वर्ष पश्चात रामनवमी या बसंत पंचमी पर मुंडन होता है। तीसरा,
शिशु की बुआ कच्चे आटे की लोई में बालों को इकट्ठा करते हैं। सॉरी, पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, तीसरा ऑप्शन 1, 2 और 3, चौथा ऑप्शन 1 और 3। जल्दी से बताइए। तो आपका अब देखते हैं, बात करते हैं। तो शिशु की जन्म के 12वें दिन सत्यनारायण की कथा है, ये तो बिल्कुल सही है। शिशु के 3 वर्ष पश्चात रामनवमी बसंत पंचमी पे मुंडन होता है, ये भी सही है। शिशु की बुआ कच्चे आटे की लोई में बालों को इकट्ठा करते हैं, ये तो हर जाति में ही करते हैं आजकल, तो ये भी सही है। मतलब आपके कौन से, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न, कोल जनजाति किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है? सर्वश्रेष्ठ किस विवाह को? पहला ऑप्शन हठ विवाह, मंगनी विवाह, छल विवाह या फिर राजीबाजी विवाह। जल्दी से बताइए, किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है कोल जनजाति? तो ऑप्शन नंबर बी, मंगनी विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह मानती है। और कौन कौन से कोल जाति में विवाह होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस पर्व पर कोल जनजाति के लोग हल नहीं चलाते हैं? पहला अखतीज, दूसरा दीपावली, तीसरा नाग पंचमी, चौथा होली। जल्दी से बताइए, किस पर्व पर वे लोग हल नहीं चलाते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? नाग पंचमी पर वो लोग हल नहीं चलाते। और इनसे संबंधित त्योहार देख लेते हैं, कौन कौन से पर्व और मनाते हैं। एक होते हैं हरियाली अमावस्या, दूसरी बात करें तो होली, ये भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, अखतीज भी मनाते तीनों त्योहार हैं चारों, पर इसमें पूछे हल किस पे नहीं चलाते? तो नाग पंचमी में माना जाता है कि जो धरती है वो नाग के फन पे खड़ी हुई टिकी हुई है, इसलिए वो लोग नाग पंचमी को हल नहीं चलाते। आइए देखते अगला प्रश्न, होली पूर्णिमा के दिन होली में आग कौन लगाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, होली में आग कौन लगाता है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन बरुआ, दूसरा भुइहार, तीसरा न्यूटिया, चौथा गोहिया। तो आपका सही आंसर है भुइहार। ये क्या करता है? होली में आग लगाता है होली के दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोलों के ग्राम देवता कौन है? कोलों के ग्राम देवता के बारे में जल्दी से बताइए, कौन है? ठाकुर देव, बड़का देव, अहिर बाबा, सन्यासी बाबा। तो आपका सही आंसर होगा ठाकुर देव, ग्राम देवता किसके? कोलों के। आइए अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सी जनजाति कोयले की खदान में कार्य करती है? पहला ऑप्शन कोरकू, दूसरा गोंड, तीसरा भील, चौथा कोल। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब पता होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कोल। कोल के बारे में देखते हैं, ये कोयले में काम करने के कारण क्या कहलाए? कोल। ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। इसकी बात करेंगे प्रजाति के बारे में, तो इसकी प्रजाति आप लोगों को पता ही होगा, किस प्रजाति के? ऑस्ट्रियाई परिवार के। ये किस प्रजाति के? ऑस्ट्रिया परिवार के। उपनाम क्या है? कोलेरियन। क्या नाम है? कोलेरियन। और क्या क्या बता सकते हैं इसके बारे में? इनका वर्णन, कोल जाति का वर्णन कहाँ कहाँ है?
तो वर्णन कहाँ है? रामायण व महाभारत में। और क्या बता सकते हैं? तो और बता सकते हैं सबरी का संबंध, माता सबरी का संबंध कोल जनजाति से है। और इसका आप लोग क्षेत्र बता सकते हैं कि क्या क्या क्षेत्र हैं, या फिर कोल जनजाति और क्या क्या वो लेते हैं अन्य नाम से, तो हो, कोरो, ये सब इसके उपनाम भी हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोल जनजाति में सजनई क्या होता है? सजनई पूछा है कि कोल जनजाति में सजनई क्या है। पहला ऑप्शन गीत, दूसरा ऑप्शन आभूषण, तीसरा ऑप्शन पोशाक, चौथा ऑप्शन विवाह। तो जल्दी से बताइए क्या होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? गीत। कोल जनजाति में सजनई को गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जनजाति और जिला का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? मतलब जनजाति का जिला से, मतलब कौन सी जनजाति किस जिले में निवास करती है उसका सही ढंग से मेल नहीं खाता, मतलब वो गलत है। पहला ऑप्शन कोल जनजाति सीधी सिंगरौली, सहरिया जनजाति शिवपुरी ग्वालियर, भील जनजाति धार झाबुआ अलीराजपुर, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा सिवनी और मंडला। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखते हैं, तो कोल जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? रीवा शहडोल साइड। कहाँ निवास करती है? रीवा शहडोल। ये नहीं मेल खा रही। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? सहरिया, सहरिया शिवपुरी ग्वालियर, ये तो सही है। भील जनजाति धार झाबुआ अलीराजपुर, ये भी सही है। भारिया छिंदवाड़ा सिवनी मंडला, ये भी सही है। तो आपका कौन सा आंसर गलत है? सॉरी, सीधी सिंगरौली इधर सब कोल पाए जाते हैं। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा सिवनी मंडला, ये ऑप्शन आपके गलत होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोल जनजाति के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। कोल जनजाति का मूल निवास रीवा के बरवी राजा क्षेत्र में को माना जाता है। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति जिसमें लगभग 22 उपशाखाएं हैं। पहला ऑप्शन केवल एक सत्य है, दूसरा ऑप्शन केवल 2 सत्य है, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है। यहाँ पे दोनों, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों असत्य है। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। कोल जनजाति का मूल निवास रीवा बरबीघा क्षेत्र में है, ये भी सही है। ठीक है, कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो ये भी सही है। तो आपका क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन है। और इसका जो है यहाँ पे कोल जनजाति ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से संबंधित है? श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, जल्दी से बताइए किस जनजाति से? पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा ऑप्शन है बैगा, चौथा ऑप्शन है सहरिया। जल्दी से बताइए किस जनजाति से संबंधित है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम जी? तो आपका सही आंसर है गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति से संबंधित है। किस कला से संबंधित है? तो ये डिगना कला से। यहाँ पे नहीं समझ में आई, यहाँ पे लिख देता, डिगना कला से संबंधित है। और बात करें तो 2022 में कौन सा सम्मान पुरस्कार इनको प्राप्त किया गया? पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित। कब? 2022 में। ये किस जिला से संबंधित है? तो डिंडौरी जिला से। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों यही रहा आपका प्रश्न, इतना ही था। ये रहा आज का सेशन। आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारे ये प्रयास आपको। वाह,
कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलें। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और आप साथियों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे टीम की तरफ से आपके लिए 3 प्रकार से सीरीज लाई जा रही है। सबसे पहले तो सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज लाई जाती है। इसके बाद सुबह ही 10 बजे आपको महत्वपूर्ण वन लाइनर की लाई जाती है, जिसमें आपको उसमें केवल एग्जाम से जरूरी तथ्य ही बताए जाएंगे। वन लाइनर जिसमें आपके स्पीडी भी शामिल रहेगा, आपका लूसेंट भी शामिल रहेगा, MP की कई सारे करंट के बुक संबंधित रहेंगे और डेली से अपडेटेड कब क्या चेंज हुए वो सब उसमें बताया जा रहा है। और शाम को आपकी क्लास की पता ही है जो अभी चल चुकी कि इसमें 16 फरवरी को टारगेट पे रखते हुए इसमें आपको MCQ कराई जा रही। इसमें हर यूनिट से कराया जाएगा और साथ में उससे संबंधित तथ्य भी बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपका टॉपिक एक पढ़ें लेकिन उससे कई सारे तथ्य आपको जानने को मिल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।